आपने कई बार ऑफिस स्टाफ को लंच टाइम में या एक दूसरे से ये कहते सुना होगा अ, कि हमारे एम्प्लॉयज़ का तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ध्यान ही नहीं रखता। हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले, हमारे टीडीएस डिपार्टमेंट वाले ना ज़ालिम हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, एम्प्लॉय का टैक्स काट देते हैं। मैंने सारी सेविंग्स दी थी या देने का कंफर्म किया था, पर उन्होंने मेरा फिर भी टैक्स काट दिया। अरे भैया, टैक्स की सेविंग की इतनी इनोवेटिव इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं मार्केट में, उन्हें हमारे अकाउंट्स वाले क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं उन्हें यूज़ करते? आसान शब्दों में इतनी सारे, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ आपको। बहुत सारे अलाउंसेस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट ने, और इंडस्ट्री पार्लेंस के हिसाब से बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फूड पासेस, फूड कूपन्स होते हैं, फ्यूल वाउचर्स है ना, गाड़ी की मेंटेनेंस, फ्लेक्सिबल बकेट बेनिफिट्स, ड्राइवर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, टैक्सी अलाउंस, एलटीए। बहुत से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अलाउंसेस होते हैं। कुछ आपने सुने होंगे, यूज़ किए होंगे, कुछ नहीं यूज़ किए होंगे। तो आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम आप सबको समझाने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए सीज़न चल रहा है जब टैक्सेस के बारे में सब डिस्कशन होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ट्विस्ट के साथ, कई चीज़ों को कभी एम्प्लॉय की दृष्टि से डिस्कस करेंगे, कभी एम्प्लॉयर की दृष्टि से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप तसल्ली से देखिएगा, एक नहीं दो बार देखिएगा। आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने अकाउंट्स और एचआर के साथ। शायद इसको देखकर कुछ इनोवेटिव अलाउंसेस आपकी कंपनी में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो इसको जरूर डिस्कस करिएगा, रिव्यू करिएगा, और इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली एज ए एम्प्लॉई एंड एज ए एम्प्लॉयर कि क्या सही है, क्या सेफ है, क्या लॉजिकली ठीक है। कई ट्विस्ट भी होंगे, तो इसमें हमने ना 12 तरह के अलाउंसेस को डिस्कस किया है। हो सकता है उन 12 में से कोई 2 या 3 आपके एक्स्ट्रा काम आ जाएं। तो तसल्ली से पूरा वीडियो देखिएगा, और कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो जरूर हमसे पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे आइडियाज जिनकी मदद से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। चाहे आप एक जूनियर मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, एजीएम, डीजीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, आप कुछ भी हैं आप कंपनी के, आप अपना भी फायदा करा सकते हैं, अपने सारे टीम मेंबर्स का फायदा करा सकते हैं। और मुझे यकीन है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले और आपके एचआर डिपार्टमेंट वाले इस आइडिया से ज़रूर सहमत हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्राइवर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, बुक्स एंड पीरियडिकल अलाउंस, फूड कूपन्स, टैक्सी अलाउंस, बहुत सारे तरह के नए नए अलाउंसेस के इनोवेटिव नाम हो सकते हैं जिनकी मदद से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट्स भी होंगे, उनको ध्यान से समझिएगा। एंटरटेनमेंट के लिए हमने इसके अंदर बहुत सारे बीच बीच में मजाक भी यूज करेंगे, बट आप रियल सेंस को समझिएगा। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू सेव योर टैक्स एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू एंड योर एम्प्लॉयर बोथ। इनोवेशन की श्रृंखला के अंदर सबसे पहले स्टडी करते हैं कि किस किस तरह के अलाउंसेस के लिए मार्केट में बातें होती हैं। कुछ नाम आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस, व्हीकल्स के रिपेयर्स, यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस, मील कूपन, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। एचआरए, अपने घर में रहते हो तो क्या एचआरए मिल सकता है, अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो तो क्या एचआरए मिल सकता है, हस्बैंड वाइफ के घर में या वाइफ हस्बैंड के घर में, ऑब्वियसली भैया बस दोनों एम्प्लॉइज हैं, दोनों का एचआरए अपनी कंपनी से मिलता है तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। एक गाइडिंग लाइट को माइंड में हमेशा रखिएगा। सजेशंस के लिए ओपन होना है आपको भी हमको भी, ताकि मिलके वो काम हो जो सही हो, लॉजिकली सही हो, एम्प्लॉय भी हैप्पी हो, एम्प्लॉयर भी हैप्पी हो, एम्प्लॉय भी सेफ हो, एम्प्लॉयर भी सेफ हो। आजकल गवर्नमेंट के पास ये तरीके भी हैं कि एक बटन दबा के आपके पैन नंबर को सील कर सकती है, आपके सारे बैंक अकाउंट सील हो सकते हैं। आपके अकाउंट में से पैसे गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में निकाल भी सकती है और आपको रिफंड आपके अकाउंट में भेज भी सकती है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो हमें सेफ, लॉजिकल, हैप्पी करना है, अपने को भी, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय को भी। ज्यादा रिस्क ना लेना, ना ज्यादा रिस्क देना, ना एक की कॉस्ट पे दूसरे को फायदा हो, ना दूसरे की कॉस्ट पे पहले को फायदा हो। सही करना है, फेयर करना है। आइए लॉजिकली डिफरेंट आइडियाज को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से अलाउंसेस गवर्नमेंट ने सेक्शंस में डाल रखे हैं। तो भाई इनकम टैक्स सेक्शन के अंदर तो पहले सिर्फ 10/14 ही होता था। 10/14 कहता था ये वो सेक्शन है 10 नंबर जिसमें बहुत सारे तरह के हमने टैक्स फ्री इनकम्स डिक्लेयर कर रखी हैं।
तो गवर्नमेंट ने 10 बजे 14 दे रखा था कि भाई एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मिले, अगर वो होली नेसेसरली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस हो रहा है तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कंपनी के एक इंपॉर्टेंट डेलीगेट बन के या कस्टमर से मिलने के लिए अमेरिका जा रहा हूं, अब पूरी ट्रिप के अंदर 2 लाख रुपए लग गए, वो 2 लाख रुपए कंपनी ने मेरे को बाद में दे दिए, बट भाई इट वाज होनली फॉर दैट बिजनेस, नेसेसरली फॉर दैट बिजनेस, एक्सक्लूसिवली फॉर दैट बिजनेस, एंड वो सारा खर्चा भी हो गया, तो इसमें मेरी कोई इनकम नहीं होगी। सो इट वाज अ मनी विच केम टू मी, बट क्योंकि होनली नेसेसरली एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस थी, इसलिए मुझे नहीं मिलेगी, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। बाद में लोगों ने कहा भाई इसमें एचआरए तो कवर होता ही नहीं, हाउस के अंदर मैं रहता हूं, हाउस का अलाउंस मुझे मिलता है, वो तो होनली फॉर द बिजनेस नहीं है, उसके लिए क्या करोगे? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 10(13)A एक इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत साल पहले की बात है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई हाउस के लिए मैं कुछ अगेन स्पेसिफिकली आपको दे रहा हूं, प्रोवाइडेड हाउस का तुम्हें अलाउंस नहीं मिलेगा अगर हाउस इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ऑक्युपाई भी आपने कर रहे हो और ओन भी आप कर रहे हो। अगर आप अपने घर में रहते हो तो उसका एचआरए आपको टैक्स फ्री नहीं मिलेगा और आपको खर्चा करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स के घर में रहते हो और उसका कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर नहीं किया आपने, तो भी अगर आपको एचआरए नहीं मिलेगी। तो इससे क्या टिप मिली? अगर आप वाकई अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपनी फैमिली मेंबर का नाम से आपका घर है, उसको किराया देना होगा। कैसे सबूत है? क्या सबूत है? 10,000 से ऊपर तो वैसे भी कोई खर्चा अलाउड नहीं है कैश में, आपको चेक से, ऑनलाइन ट्रांसफर से अपने फैमिली मेंबर को पैसा देना होगा, वही इकलौता सबूत है कि आपने उनको रेंट दिया है। अगर आप कहते हो सर हम साथ में रहते हैं, कुछ खर्चा मैंने कर दिया, कुछ उन्होंने कर दिया, एक ही बात है सर, लॉ को अबाइड करना होगा। लॉ क्या कहता है? मैं देखिए मैं अपने व्यूज बातें नहीं कर रहा हूं, मैं हर बात लॉ के हिसाब से बात करूंगा। तो 13A में लॉ कहता है कि अगर कोई स्पेशल अलाउंस आपको स्पेसिफिकली मिला, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको स्पेसिफिकली मिला फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट का कुछ भी नाम हो, लीज चार्जेस, लाइसेंस चार्जेस, लिविंग चार्जेस, होटल चार्जेस, अगर वो रेंट है और रेजिडेंशियल के लिए है और आपने ऑक्युपाई कर रखा है, तो सब्जेक्ट टू सम रूल्स जो अलग हैं, आप इंटरनेट पर स्टडी कर सकते हैं, आपने रेजिडेंशियल ऑक्युपेशन अगर खुद ओन कर रखी है तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप कहीं भी रहते हैं बट आपने रेंट दिया नहीं तो भी आपको नहीं मिलेगा। यानी जो मैंने इससे पहले बोला, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस और हेल्पर अलाउंस। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फैबुलस आइडिया है, ध्यान से सुनिएगा, छोड़िएगा मत। लीगल पोजीशन क्या है कि भाई ऐसा तो कोई ना रूल्स में ना एक्ट में ऐसा कोई इंग्लिश तो है नहीं, ड्राइवर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस नाम से तो कोई पूरे इनकम टैक्स कानून में कोई अंग्रेजी है ही नहीं, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्या लॉजिक है, क्या बेनिफिट है? कई अच्छे अच्छे लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देते हैं। देखो मार्केट में आप पता नहीं क्या क्या ढूंढोगे इंटरनेट के ऊपर, बट वो करना है जो लॉजिकल हो, सही हो, काम हो जाए, फायदा हो जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। आइए समझे। मान लीजिए आप कहते हो आपकी कंपनी में कोई प्रपोजल आता है कि भी ड्राइवर अलाउंस हम ना देंगे, डायरेक्टर्स को देंगे 40,000 रुपये महीने का, जो सीनियर होंगे वीपी या सीएफओ वगैरह उनको देंगे हम 36,000 रुपये महीने का, सीनियर जीएम्स, डीजीएम्स और सीएम मैनेजर्स को वैसे 21,000, 15,000, 9,000 का हम ड्राइवर अलाउंस देना चाहते हैं। भैया दे दो, कौन मना कर रहा है, दो, खुशी खुशी दो। बात आती है टैक्स की, तो ये जो पैसा आप दे रहे हो ये किस लिए दे रहे हो? गाड़ी चलाने का दे रहे हो? मैनेजर गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है तो उसे ड्राइवर अलाउंस दे रहे हो, दे दो, ये 9,000 पे टैक्स लगेगा। टैक्स कब बच सकता है? अगर आपने कोई एम्प्लॉई रख रखा हो, ड्राइवर रख रखा हो, हेल्पर रख रखा हो। अब इसको ये एम्प्लॉई कहां से लाएं, या एम्प्लॉई आएगा तो आप कैसे सिचुएशन को क्रिएट करोगे? या तो आप कहोगे मेरा वो जो एम्प्लॉई है वो मुझे बिल देगा अपने ड्राइवर का, है ना, या फिर वो कहोगे कि नहीं वो बिल थोड़ी ना दे सकता है, वो तो खुद ही मेरा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई थोड़ी ना मेरे को बिल देता है। सपोज हम कहते हैं जी एम्प्लॉय भी बिजनेसमैन है, वो मुझे बिल देगा। बिल देगा तो क्या देगा? वो जीएसटी लगाएगा। सर 20 लाख तक तो सर्विसेज पे जीएसटी होता नहीं, तो वो तो नहीं लगाएगा। टीडीएस कंपनी काटेगी, भाई बिजनेसमैन है तो टीडीएस भी काटेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 30,000 रुपए साल से ज्यादा हो ही जाएगी। तो मगर टीडीएस तो तब कटेगा ना बिजनेसमैन वाला, अगर वो बिजनेसमैन है, बट वो बिजनेसमैन तो है ही नहीं, वो तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो अगर वो
बिजनेसमैन आप दिखाते हो, बताते हो, बिल लेते हो सकता है आपकी कंपनी में ऐसा प्रपोजल आए तो आपने कहना है भाई साहब ये कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी ना है, ये मेरा एम्प्लॉय। अगर आप बिल ले रहे हो, अगर आप कहते हो नहीं, आपके लोग कहते हैं नहीं सर हम ना इससे बिल लेंगे, ओके सर बिल ले लो, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गया सर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो कंपनी बन गई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बन गई तो वो जो हेल्पर्स या ड्राइवर्स हैं उनका ईएसआई कौन देगा? कंपनी। पीएफ कौन देगा? कंपनी। हाँ कि नहीं? बात तो सही है। फिर से सोचो, अगर कंपनी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, अपने एचआर वालों से पूछ लेना, इनकम टैक्स वालों से पूछ लेना, अकाउंट्स वालों से पूछ लेना, अगर उस कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसका ईएसआई ईपीएफ किसको देना होता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, मेन कंपनी को। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस में कहते हैं कि जी मेरे इन लोगों ने ड्राइवर रख रखे हैं जिनका खर्चा मैं दे रहा हूं, तो वो खर्चा अगर रीइंबर्समेंट है तो उसका ईएसआई ईपीएफ कौन देगा? कंपनी। अगर कंपनी में ऐसे 100 लोगों के लिए 100 ड्राइवर रखवा दिए तो क्या हुआ? ईएसआई ईपीएफ का खर्चा ही जनाब लगभग 50 लाख रुपए साल हो जाएगा। तो कंपनी अगर इस 50 लाख को बजट में लेकर चलती है तो नो प्रॉब्लम्स, जस्ट सी कि इसका आप बजट रख लें। बजट नहीं रखेंगे तो बाद में जो कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, जो यूरोप से अमेरिका से आपको कहेगा यार बाद में 50 लाख की डिमांड कहां से आ गई, वो भी जरा आंसर देना आपको जरा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ग्रेचुटी का, कि अगर मान लीजिए आपके पास ये जो सेकंड लेयर पे जो हेल्पर्स हैं इनको ग्रेचुटी कौन देगा? भाई अगेन प्रिंसिपल कंपनी देगी। ये देखो जी हाई कोर्ट का डिसीजन है आपके सामने है, 2013 में डिसीजन आया था मद्रास हाई कोर्ट का, जिसके अंदर बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन था। आप इसको जूम इन करके देख सकते हैं। लेबर कमिश्नर के ऑफिस के अंदर ये केस चला था जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट को रिव्यू किया गया, अच्छे से समझा गया, समझाया गया और कहा कि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्टर की है, मगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबल रहेगा इस ग्रेचुटी को पेमेंट करने के लिए। अगर नहीं करोगे तो ग्रेचुटी एक्ट की सारी जिम्मेदारियां, पेनल्टियां आपको देनी पड़ सकती हैं। बराबर है? समझ गए? डिटेल देखनी है तो इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके आप देख लीजिएगा। आता है ये ड्राइवर की रिइंबर्समेंट के ऊपर कि भाई वो जो 100 बिल आएंगे, अगर उन पे टीडीएस वाला लॉजिक आप लोग करते हो जो लॉजिकली ठीक नहीं है, तो उन 100 बिलों को बनाएगा कौन? उन 100 बिलों पे साइन कौन करवाएगा? उन 100 बिलों की अकाउंटिंग कौन करेगा? उन 100 बिलों का टीडीएस, उन 100 बिलों को टीडीएस रिटर्न में डालना होगा, उनके टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने होंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। और ये करेगा कौन? भैया पहले ही अकाउंट्स के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए शायद आपको एक आधा या 1% एक्स्ट्रा रखना चाहिए। उसकी कॉस्ट तो लगेगी कंपनी को, बट अगर आप कंपनी आपकी अफोर्ड कर सकती है तो एक बंदा इसके लिए एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि अदरवाइज ये 100 हिसाब किताब होंगे नहीं। और किसने बिल दिया किसने नहीं दिया वो भी तो एक हिसाब किताब है ना। देख इंपॉर्टेंट काम है, लोगों को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अपने आप तो कोई कर नहीं सकता ना। देखो सारे लोग अकाउंट्स वाले थोड़ी ना है, अब अकाउंट्स वाले सब कर सकते हैं, सब लोग थोड़ी ना सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि भाई हम कहते हैं नहीं 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 वो तो हमारा बिजनेसमैन थोड़ी ना है जो कि हमें बिल देगा, वो तो हमारा सैलरीड एम्प्लॉय है, क्योंकि उसके साथ मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो कंपनी का भी बिजनेस तो कर नहीं सकती अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो भाई मेरे को उसको जो भी पैसे देने हैं वो तो एक टैक्सेबल सैलरी है, या फिर वो जेन्युइन रीइंबर्समेंट होना चाहिए। तो इस पोजीशन तक हम यहां ये पहुंचे कि वो बंदा एक एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई का जो एम्प्लॉई है वो भी एक तरह से मैं उसकी अगर रीइंबर्समेंट दे रहा हूं तो आई स्टैंड इन द सेम शूज ऑफ द मेन एम्प्लॉयर। एंड वो जो मेरा जीएम है वो एक वेज का वाउचर या वेज का रजिस्टर देगा मेरे को, रेवेन्यू स्टैंप लगवा के, कि भाई देखो मैंने आपके एम्प्लॉय को ये पैसे दिए हैं क्योंकि आप तो मुझे रीइंबर्समेंट दे दो इसकी, इसका ईएसआई ईपीएफ ग्रेचुटी बोनस सब आपको देखना है सर, मैं नहीं जानता। ये टोटल लायबिलिटीज हो गई किसकी? प्रिंसिपल कंपनी की। चलो जी यहां तक आगे चलते हैं। अब आते हैं परक्विजिट ऑफ द ड्राइवर, इसका क्या होएगा? हाँ भैया बात तो सही है, इसमें तो वही वही सेक्शन लग गया जो कहता है ना कि अगर आपने कंपनी ने एम्प्लॉय को गाड़ी प्रोवाइड कर रखी है तो इतना परक्विजिट वैल्यू ले लो, ड्राइवर दे रखा है तो इतना और चार्ज कर लो, तो ये वहां वाला सेक्शन लग जाएगा। तो ये वाला इनकम टैक्स भी लगेगा परक्विजिट वाला, इसको भूलना मत, छोटा सा पॉइंट है देख लेना। अब प्रोफेशनल टैक्स पे आते हैं। भैया ये क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है। भाई साहब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र स्पेशली है ना, बॉम्बे साइड, ये बहुत सारे और स्टेट्स हैं जिनका नाम सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन जगहों पे हर महीने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एक प्रोफेशनल टैक्स भी लोकल गवर्नमेंट को देना होता है। अगर आप रिइंबर्समेंट रूट्स में जा रहे हो
तो वो जो ड्राइवर है वो तो कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, तो उसका प्रोफेशनल टैक्स कौन देगा? कंपनी। यानी कि एम्प्लॉयर का टैक्स कंपनी से लेना होगा आपको, नहीं तो आपको देना होगा। और जो नीचे जो एम्प्लॉय है, यानी कि ड्राइवर का ड्राइवर जो, मतलब एम्प्लॉय का ड्राइवर जो है, जीएम का ड्राइवर, उसका भी प्रोफेशनल टैक्स आपको कंपनी को देना होगा काट के। इसका भी प्रोविजन रख लेना भाई, अपनी रिटर्नों में इसको भी शो कर देना भाई। मतलब लॉ को कंप्लाई करना है अपने, और उसके बाद टैक्स को सारा बचाना है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 आएगा सर, उस ईएसआई ईपीएफ के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए, या इवन इनकम टैक्स वाले कल को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो कहेंगे जरा ड्राइवर का आधार ले आओ, केवाईसी कर दो, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ ले आओ। तो आपके जो जीएम्स हैं वो कौन सा आधार कार्ड लेके आएंगे, वो जरा बताओ। इंटरेस्टिंग बात है ना, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको उनका आधार भी अरेंज करना होगा, उन ड्राइवर्स और हेल्पर्स का। तो आपके एम्प्लॉइज किसका आधार लेके आएंगे? एक मान लीजिए एक मिसेस निशा शर्मा हैं, वो अपने हस्बैंड का आधार कार्ड लेके आएंगी क्या? दिखाएंगे ना कि ड्राइवर है, हस्बैंड साहब छोड़ के जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, मजाक ज्यादा हो गया, और हस्बैंड साहब वाइफ का दिखाएंगे कि मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के जाती है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा दोनों एक दूसरे को छोड़ के जाते हैं, दोनों उसका एक दूसरे का आधार जमा कराएंगे, ऐसा होएगा क्या? हंसी की बात भी हो रही है, बट आप सोचो उस बेचारे जीएम की क्या गलती है। उसकी कंपनी में यह पॉलिसी है, ड्राइवर अलाउंस मिलेगा, और उसका टैक्स बचाने के लिए अब उसे आधार देना है। अब किसका आधार लेके आए वो बेचारा? तो ये थोड़ी दिक्कत है, इसका आप पहले से अरेंज करके रखिएगा। फिर आता है फोटो ऑफ द हेल्पर। कल को इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा भाई मुझे तो फोटो भी चाहिए हेल्पर की, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस ला के दो, ये कहां से लाओगे? तो ये भी भैया अरेंज करके रख लेना, अगर आपने ड्राइवर अलाउंस को टैक्स फ्री करना है तो। फिर सबमिट कौन करेगा? अरे भाई ये याद रखो कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, आप उन्हें अपने साथ तो लॉन्ग टर्म भी रुक सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी रुक सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय 4 महीने बाद, 1 साल बाद चला गया, सर्वे में उसने पिछले 6 साल के रिकॉर्ड्स में ढूंढना शुरू कर दिया, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड ढूंढने शुरू कर दिए, तो उसके कई एम्प्लॉय तो जा चुके होंगे, तो उनकी सपोर्ट कौन करेगा आपको? तो दोस्तों एम्प्लॉइज जो जॉब छोड़ के जाएं वो लिख के जाएं और हेल्प करने की प्रॉमिस करके जाएं कि भाई मैं जॉब छोड़ दूंगा, बट कल को मेरे ड्राइवर की डिटेल्स चाहिएंगी तो मैं अगली, चाहे मैं दूसरे शहर में हूं, चाहे मैं दुबई चला गया हूं, मैं वापस आऊंगा और आपको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूंगा। अपने एम्प्लॉयर को नुकसान में मत होने देना भाई, ठीक है भाई, मतलब इंपॉर्टेंट बात है। तो ये डिटेल्स आपने सबमिट टाइम टू टाइम करनी है, और अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो भी वापस जाकर आपने अपने एम्प्लॉयर को मदद करनी है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने अपने ड्राइवर का केवाईसी प्रॉपर्ली करना चाहिए और वो डिटेल्स कंपनी को देनी चाहिए। अब अगला एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि यार इतनी डिस्कशन कर क्यों रहे हो, डरते क्यों, क्या चांसेस है पकड़े जाओगे? आज तो कोई पकड़ा गया है? फलानी कंपनी में होता है, फलानी में होता है, दुनिया की सारी कंपनियों में ये सब होता है, हमारी कंपनी के अंदर ही ज्यादा डरते रहते हैं लोग। ओके सर, नो प्रॉब्लम, जरा एनालाइज कर लेते हैं। अकाउंटेंट से इनकम टैक्स वाला पूछेगा, हाँ भैया फलाने बंदे की कितनी सैलरी है, मिस्टर शर्मा की कितनी सैलरी है? वो कहेगा सर ये रहा फॉर्म 16 देख लो सर, इसके ऊपर इस बंदे की सैलरी है लेट्स से 6 लाख रुपए साल। ओके, एचआर रिकॉर्ड में जरा शर्मा जी की फाइल लेके आओ, फाइल आ गई, उसमें शर्मा जी का अपॉइंटमेंट लेटर क्या बोलता है? सर इनकी सैलरी है 6 लाख, फलाने 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 अलाउंसेज हैं इनके, और टोटल मिला के इनकी सैलरी है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो सीटीसी है 15 लाख। अगर एक मान लीजिए एक और मिस्टर मैथ्यूज हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस लेटर क्या बोलेगा? वो भी बोलेंगे भाई साहब ये तो 15 लाख का सीटीसी था इनका, सीटीसी 15 लाख, बेसिक 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख। तो क्या ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो पा रही हैं चीजें, नहीं हो पा रही हैं? क्या एक नॉर्मल आदमी को यह नहीं दिख रहा कि फॉर्म 16 और एम्प्लॉयमेंट लेटर में कितना बड़ा वेरिएशन है, और ये जो डिफरेंस है ये टैक्स सेविंग के लिए हो रहे हैं? अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेविंग टैक्स जेन्युइन है, लॉजिकल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर वो जेन्युइन नहीं है तो लफड़ा हो सकता है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट तो हैं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट भी वहीं बैठा है, अकाउंट्स भी वहीं बैठा है, कई बार तो 2 in 1 है, 2 फाइलों में उसी बंदे की सैलरी अलग अलग है। टीडीएस के रिकॉर्ड में उसकी ग्रॉस सैलरी है 6 लाख और
एक्सपीरियंस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर बोल रहे हैं 12 लाख 15 लाख, लफड़ा हो जाएगा, प्लीज इसको सिंक्रोनाइज रखिएगा। अब आते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स वाले आ ही गए, सर्वे पे आ गए, ठीक है, और उन्होंने उस एम्प्लॉय की गर्दन पकड़ी, कॉलर पकड़ा, पकड़ते नहीं है, प्यार से पुचकार के चाय पे बिठाया और कहा बेटे एक बात बताओ, आप बड़े अच्छे आदमी हो, आप बताओ आपकी सैलरी क्या है, सच सच बताना भाई साहब, कुछ गलत पकड़ा गया तो हम आपको दिक्कत देंगे। सबसे पहले लिखो कि मैं गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। अब बताओ भाई साहब आपकी सीटीसी कितनी है, वो कहेगा जी 15 लाख। सर आपका ये फॉर्म 16 तो 6 लाख बोल रहा है, ये कैसे है? सर देखो टैक्स बचाने के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने ये कर रखा है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, जो हुआ है वो एम्प्लॉयर ने किया है, उसने किया है, मैं नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मुझे जाने दो। वो ये बोलेगा, साइन करेगा, कमरे से बाहर चला जाएगा, अगला एम्प्लॉय आएगा वो भी यही कहेगा। तो सर अब क्या करोगे आप? सोचा इस बारे में आपने? सोचो। था ना इंटरेस्टिंग बात? अब एक छठे लॉजिक पे चलते हैं। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट वालों को ही पुचकार के इनकम टैक्स वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले पूछते हैं। मान लीजिए एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है एचआर डिपार्टमेंट में, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर देखो ऐसा है, हमारी कंपनी में ना पॉलिसी है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कंपनी की पॉलिसी है। सर वो प्रिंट आउट निकाल के सामने रख देगा, क्योंकि यही प्रिंट आउट उसको टॉप लेवल पे दे रखा होगा। वो प्रिंट आउट निकाल के सामने रख देगा, सर मैं अभी फाइल लेके आता हूँ, ये रही फाइल, सर ये हमारे रूल्स हैं, हम इसके हिसाब से करते हैं। वो बोलेंगे, अगर मान लीजिए एक डीजीएम है, वो कहता है मेरे 15,000 की जगह 21,000 कर दो ड्राइवर अलाउंस, आप कर दोगे? नहीं सर बिल्कुल नहीं करूंगा, सर हमारा रूल है 15 मतलब 15, हम 15 देंगे सर। इस 15 अगेंस्ट क्या होता है? सर 15 के अगेंस्ट हम ये पर्ची बनाते हैं, उसे साइन करा लेते हैं, सर ये रहे पूरे पैड है सर, ये पूरी फाइलें हैं सर, ये हमारी एम्प्टी स्टेशनरी है, यहाँ से हम उनको हेल्प करते हैं, बना बनू कर उनको दे देते हैं। समझ आ गया आपको? एक 20, 25, 30 साल का एक यंग लड़का लड़की जो एचआर डिपार्टमेंट में होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगा, वो एचआर टैक्समैन को सर्वे में यही जवाब दे सकता है, दे देगा। तो आपने क्या करना है, आप कैसे समझोगे, कैसे ट्रेनिंग दोगे, देख लेना भाई। मैं आपको देखिए हंसी मजाक में सब चीजें समझा रहा हूं, और इस सब के पीछे एक अंडरलाइन करंट क्या है, एक अंडरलाइन थीम क्या है, कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर आपको आगाह भी करने की कोशिश कर रहा हूं। बट चिंता मत करिए, अभी कई ऐसे आइडियाज हैं जो आपके लिए फुल्ली प्रैक्टिकेबल हैं। इन फुल्ली प्रैक्टिकेबल आइडियाज को भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और नीचे लिंक्स के अंदर आपको इसके इन आइडियाज में को कैसा लगा, आपको कैसा इनसे फायदा हुआ, वो आप जरूर बताइएगा। अच्छा सर अब ये देखते हैं कि जो हमारे सर्वे होते भी या नहीं होते, मैं ऐसे डरा रहा हूं, क्योंकि एक बड़े लॉजिकल बात है भाई, आप ऐसे ना डराए जा रहे हो, शेर आ गया शेर आ गया, सर्वे वर्वे होते भी हैं क्या? बेकार की बातें हैं। ओरी बाबा, ये मिंट न्यूज़पेपर शायद हिंदुस्तान टाइम्स वालों का है, ये क्या बोल रहा है? ये मिंट न्यूज़पेपर बोल रहा है, सीबीडीटी आस्क्स टैक्स ऑफिशियल्स टू स्टेप अप द टीडीएस सर्वे ऑपरेशंस टू बूस्ट द कलेक्शन। अरे बाप रे, क्या बोल रहा है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वालों को कह रहा है कि टीडीएस के सर्वे बढ़ाओ। ये अखबार छाप रहा है, अरे तो बड़ी गजब बात है, यानी कि सर्वे होते हैं। होते हैं क्या? सर ये एक शहर है बुरहानपुर, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक शहर है, जिसमें अंग्रेजी क्या बोल रहे हैं अखबारों में, देखिए क्या नोटिस आया, बुरहानपुर। भाई साहब बुरहानपुर, मैं दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास की बात नहीं कर रहा, हैदराबाद बेंगलोर की बात नहीं कर रहा, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी मैं आपकी इंदौर की, पीतमपुर की, ग्वालियर की बात नहीं कर रहा, भोपाल की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत छोटे से शहर बुरहानपुर की बात कर रहा हूं। इस बुरहानपुर के अंदर रंजीत परदेसी जी हमारे अखबार में क्या लिख रहे हैं, नगर निगम और सीएमएचओ कार्यालय में, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर कार्यालय में आयकर अफसरों ने खंगाले दस्तावेज और टीडीएस का किया सर्वे। समझे सर? म्यूनिसिपल ऑफिस के अंदर, म्यूनिसिपल ऑफिस के अंदर सर सर्वे हो रहे हैं। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्वे अगर कर सकता है तो सर आपके मेरे यहां तो आ ही सकता है। बट एज एम्प्लॉई हमें अपने हक का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है, हमें जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो जरूर लेने हैं। अपने एचआर डिपार्टमेंट को, अपने इनकम टैक्स, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, वो जो करें सोच समझ के करें,
डरने की बात नहीं है, अगर आप लॉजिकली सही है तो किस बात का डर। ये कौन सी स्क्रीन है, ये स्क्रीन में एक और वेबसाइट लिख रही है टीडीएस सर्विस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनर्स ह्यूज डिफॉल्ट्स इन डिडक्शन डिपॉजिट्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब क्यों सर्वे करते रहते हैं। देखें जरा उसमें क्या बोलते हैं। ये वेबसाइट आगे लिखती है इन द मेजर ब्रेक थ्रू टीडीएस सर्विस जो हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 324 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट ढूंढा है किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के यहाँ। फर्दर बोलता है उसी शहर में 2500 बेड की कैपेसिटी, सर 100 बेड के हॉस्पिटल को बहुत बड़ा कहते हैं। 2 प्रीमियर हॉस्पिटल्स, वन विद 2500 बेड कैपेसिटी, सेकंड विद 700 बेड कैपेसिटी, इनके यहाँ उसने सर्वे किया और ये पाया कि वो ठीक से टीडीएस नहीं काट रहे थे कंस्ट्रक्शन पे। फर्दर देखिए ये खास बात है, एम्प्लॉय सैलरी की बात हो रही है तो, कि वो सैलरी टीडीएस भी 10% काट रहे थे 30% की जगह। कैसे, ये गजब काम कैसे होता था भाई साहब, 10% टीडीएस में काम हो जाता है। वो कह रहे थे बड़ी वेरी क्लियरली, जितने अपॉइंटमेंट लेटर्स थे उनमें लिख रखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो हॉस्पिटल को 30% काटना चाहिए था टीडीएस, जो कि लॉ है। 30% मार्जिन लेवल पे होता है, जूनियर लेवल के ऊपर तो 0, 5, 10, 15, 20 होता है। तो बट वो काटते थे 10%। तो इसके अंदर भी टीडीएस के डिफॉल्ट 70 करोड़ और 20 करोड़ के थे। भाई साहब कौन देगा, हॉस्पिटल देगा, एम्प्लॉय तो गए। और मेंटेनेंस चार्जेस पे भी नहीं काट रहे थे। अच्छा जी। और देखो जी बड़े बड़े ब्रांड है, सैमसंग, सैमसंग के टीवी मोबाइल फोन कितने होते हैं ना। तो देखिए सैमसंग के बारे में अगेन एक अखबार लिख रहा है कि सैमसंग इंडिया को इनकम टैक्स नोटिस मिला, जिसमें उसने कहा कि भाई तुम लोग टीडीएस ठीक से नहीं काट रहे हो। और ये सर कोई नई बीमारी नहीं है, ये नया लॉ नहीं है, नया प्रोसेस नहीं है, ये बहुत पुरानी सिचुएशन है जिसमें लॉ क्या बोल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट, ये देखिए यहाँ पे 1961 का लॉ है और अक्टूबर 8 1997 को देखिए सर्वे हुआ है। किसने सर्वे किया है, क्या कहता है, इनकम टैक्स ऑफिसर टीडीएस विजिटेड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी 133A के अंदर, और उसने 95-96 के रिकॉर्ड्स को मांगा और 96-97 के रिकॉर्ड्स को मांगा। और फिर आगे आगे समझाया है कि भाई सर्वे होता है और सर्वे में राइट्स ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। तो लॉजिकली भैया आपने इन कुछ स्क्रीन्स में समझा कि टीडीएस सर्वे होते हैं, तो डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए वो आपकी दिलेरी है। कुछ लोग कुछ भी हो जाए डरते नहीं है, कुछ लोग कुछ ना होने पे भी डरने लगते हैं। तो आपको देखना होगा आप एज ए एम्प्लॉय, आप एज ए एम्प्लॉयर कितना डरते हो। अगर आप कहते हो मैं किसी से नहीं डरता, तो करो जी, दिल खोल के करो, जो करना है करो। और आपको लगता है नहीं यार मैं नहीं करूंगा, तो देख लो भाई, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। ये चीजें मीडिया में कभी कभी आती हैं, रोज रोज मीडिया में ये चीजें नहीं आया करती, क्योंकि ये कोई मसाला न्यूज नहीं है। कोई मसाला न्यूज तभी होती है किसी फिल्म स्टार के यहाँ, कोई स्पोर्ट्स स्टार के यहाँ, है ना, किसी राजनीति वाले के यहाँ अगर इनकम टैक्स सर्वे होता है तो न्यूज में आता है। अदरवाइज तो हर शहर में हर महीने कोई ना कोई सर्वे होता ही है, आप लोगों को पता नहीं चलता। तो आपके यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आपको प्रे टू गॉड करना चाहिए और अपने को सेफ रखो। और सर्वे होए तो आप अपने को रेडी दिखा सको, फिट दिखा सको, डरो ना, उतनी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसलिए उतना रिस्क ले जितना खप सके। अब मान लीजिए मैं कहता हूं यार मैं फिर भी रिस्क ले लूंगा सर्वे का, रिस्क वो कर क्या लेंगे, मेरा क्या फाड़ लेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द रिस्क अवेलेबल, इसमें क्या रिस्क है, क्या 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 हो जाएगा अगर मान लीजिए मैं कर भी लेता हूं, वो क्या कर लेंगे मेरा। ये क्या बोलता है, इसने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो टीडीएस का तो इनकम टैक्स वाला कहता है मैं क्या क्या करूंगा। कहते हैं अगर इंटरनेशनल पेमेंट है तो 100% डिसअलाउ कर दूंगा। अगर आपने टैक्स नहीं काटा, पेमेंट कर दी बिना टीडीएस के, तो मैं पूरी की पूरी जो वो पेमेंट है उसको डिसअलाउ कर दूंगा। डिसअलाउंस ऑफ द होल एक्सपेंडिचर, सेक्शन 40A(I). फिर डोमेस्टिक पे आते हैं, ये 40A(IA) है। इसमें गवर्नमेंट कहती है, बीच में 100% भी हो गया था, फिर गवर्नमेंट ने 30% कर दिया कि भाई अगर आप अपने एम्प्लॉय को, कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल को, लैंडलॉर्ड को कोई भी टीडीएसेबल एक्सपेंस करते हो, इवन परचेज, अब तो परचेज का भी टीडीएस होता है, और उस पर टीडीएस नहीं काटते हो तो उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा। 30% डिसअलाउ हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या हुआ, वापस उस एग्जांपल में चलते हैं। आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज हैं जिनको आप हेल्प कर रहे हो टैक्स बचाने में, है ना। मतलब देखिए टैक्स अवॉइडेंस एंड लॉजिकल एज पर लॉ कंप्लायंस में फर्क होता है। मान लीजिए आप ओवरबोर्ड जा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हो, ये जो इनोवेटिव अलाउंसेस हैं वो दे रहे हो, तो 10 करोड़ के मान लीजिए, मतलब 10 लाख रुपए का एक मान लीजिए एवरेज एम्प्लॉई है आपके पास,
क्योंकि देखिए जिसकी सैलरी 2 लाख 3 लाख है उसके लिए तो आप कुछ करोगे नहीं, है ना। 2 लाख 3 लाख वाले पर एनम वाले एम्प्लॉय के लिए तो आप कोई आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई टैक्स पड़ता ही नहीं। 5 लाख तक तो वैसे ही टैक्स नहीं बैठता। हम बात कर रहे हैं एक ठीक ठाक, तो मान लीजिए एवरेज 10 लाख वाले आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए 10 करोड़ की आप तनख्वाह देते हो साल में, तो वो 10 करोड़ की तनख्वाह मान लीजिए डिसअलाउ होती है, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा आपने, ये इनोवेशन आपने कर की है, तो उस पर 30% का डिसअलाउंस हो जाएगा, तो 3 करोड़ का डिसअलाउंस हुआ। और जो एम्प्लॉइज थे उनका एवरेज टैक्स बैठना था 3%, 4%, 7%, 10%, लेट से 7% का है, तो 21 लाख रुपए का आपने लोगों का टैक्स बचवा दिया, 21 लाख का टैक्स बचवा दिया। और उसके पलटे जो आपने रिस्क लिया, कितना लिया? देखिए आपका जैसे ही इनकम डिसअलाउ होगी 3 करोड़ की, तो 3 करोड़ के ऊपर आपको 25% के आसपास तो बेसिक टैक्स लगेगा, है ना, 22% प्लस सरचार्ज और सेस, तो लगभग 75 लाख रुपए का टैक्स हुआ, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस थोड़ी बहुत हरासमेंट। तो इसमें जो आपका नुकसान है वो 1 करोड़ 40 लाख का है। तो 3 करोड़ का डिसअलाउंस, 1 करोड़ 40 लाख का ये, और 21 लाख उनके बचाने के लिए आपने 1 करोड़ 40 लाख रुपए अपने दाव पे लगा दिया। 700% का फर्क है। बट अगेन अगर लॉजिकली कर सकते हो जरूर करो, एम्प्लॉय को जरूर मदद करनी है आपने, लॉजिकली करनी है आपने, बट रिस्क को माइंड में लेके चलना है। फिर गवर्नमेंट का सर्कुलर, यही सर्कुलर सर आगे क्या बोलता है? ये बोलता है इफेक्ट ऑन द कंपनी, मतलब इंटरेस्ट, कि भाई मैं इसके अलावा आपसे इंटरेस्ट भी लेऊंगा, ये तो डिसअलाउ करवा दूंगा। डिसअलाउ में तो अब इनकम टैक्स का बेसिक, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वो लगेगा। फिर मैं टीडीएस का इंटरेस्ट अलग लेऊंगा आपसे। वो क्या लेऊंगा सर? 1% पर मंथ जितना आपने डिले किया पेमेंट देने में, और 1.5% पर मंथ अगर आपने काट के अपने पास रखा था और मुझे नहीं दिया। यानी एक तो है आपने काटा ही नहीं, और दूसरा है आपने काट के अपने घर में रख लिया। तो इन सिचुएशंस में 1% या 1.5% का मैं इंटरेस्ट भी लूंगा आपसे। 1.5% मतलब 18%। सर 18% का ब्याज लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी आपसे। फिर पेनल्टी भी लूंगा। अच्छा भाई साहब पेनल्टी क्या लेऊंगा? सर जितना आपने टैक्स नहीं काटा उतने की पेनल्टी भी लगाऊंगा सर। ओके, तो 271C और 221 इन दोनों को भी आप पढ़ लीजिएगा। तो सर पहला प्रोसेस था कि भाई वो आपको डिसअलाउ कर देगा, दूसरा प्रोसेस था वो आपसे ब्याज लेगा, तीसरा प्रोसेस था वो आपको पेनल्टी लगाएगा, चौथा प्रोसिक्यूशन भी करेगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है सर? सर अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स वाले को हक है, इनकम टैक्स वाले को हक है टीडीएस ना काटने पर, टीडीएस ना काटने वाले को वो रिगरस इंप्रिजनमेंट कर सकता है। रिगरस इंप्रिजनमेंट सिंपल भाषा में जेल कहते हैं सर। कम से कम 3 महीने की, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की, और फाइन अलग लगा सकता है इनकम टैक्स वाले की लॉजिकल हियरिंग्स के हिसाब से। सर डर की बात है, तो इसलिए पंगा उतना लेना जितना पंगा लॉजिकल है, उससे ज्यादा पंगा नहीं लेना। अब इसके बारे में और लॉ देखना है तो ये देख लो जी, ये अगेन indiaqanun.org एक वेबसाइट है, वो क्या कह रही है? अगेन सेक्शन 276B कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या नहीं जमा कराया तो आपको रिगरस इंप्रिजन मिल सकती है 3 से 7 साल, 3 महीने से 7 साल की। इकोनॉमिक टाइम्स भी यही कह रही है, बट देखिए ये रियायत की बात कर रही है, क्योंकि बीच में तो ये लिटिगेशंस बहुत बढ़ गई थी। 10-20 हजार रुपए की भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको इंप्रिजनमेंट वाले प्रोसिक्यूशन वाला नोटिस आ जाता था, क्योंकि बीच में ना एक लॉ आ गया था, एक नोटिफिकेशन आ गया था कंपलसरी प्रोसिक्यूशन का। तो देखिए क्या गजब बात है, गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि भैया मैं आपको पेनल्टी लगा सकती हूँ और इम्प्रिजनमेंट भी कर सकती हूँ, और बट 25 लाख तक के लिए ना फिर गवर्नमेंट ने अभी रियायत कर दी कुछ साल पहले। इससे पहले तो बहुत बड़े बड़े लफड़े होने लग गए थे कि भाई 2-4 लाख रुपए की भी लेट हो गया टीडीएस, उसके लिए भी प्रोसिक्यूशन में नोटिस आने लग गए थे, और बहुत बहुत टेंशन हो गई थी एम्प्लॉयर्स को। तो अब 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने ये नया क्लैरिफिकेशन किया कि भाई हम आपको इतना नहीं सताएंगे, 25 लाख रुपए तक की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें आपको प्रोसिक्यूशन में नहीं लेके जाएंगे, 25 लाख से ऊपर वाले हैं उनको पकड़ेंगे। तो वापस आते हैं कि जो एम्प्लॉइज, जहां पे 10-10 लाख वाले एम्प्लॉइज होते हैं तो, और बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे 25 लाख का टीडीएस भी साल में हो ही जाता है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा, हर महीने ही 3-4 लाख 5 लाख का टीडीएस होता है, तो वहां 25 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उससे नीचे वालों के लिए डर थोड़ा कम है।
अब देखते हैं कि भाई ये सारी बात तो ठीक है, बट ये सारी हम बात, इतना बड़ा रिस्क हम ले क्यों रहे हैं? भाई इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, लेने को हम तैयार है, बट अगर हम टैक्स काट दें तो टैक्स बचा कितना रहे हैं हम एम्प्लॉय का, ना, उसका लॉजिक क्या है? आइए वो भी देख लेते हैं। लेट अस से मैं तो इनकम टैक्स इंडिया की ही वेबसाइट पे पहुंच जाता हूं। इनकम टैक्स ने भाई साहब एक बड़ा यूजर फ्रेंडली ना इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना रखा है। आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी दे सकते हो कि भाई ये वाली वीडियो में ये जो लिंक है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो इस लिंक पे जाके आप अपने आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो आपकी कंपनी ने आपका ठीक टीडीएस काटा नहीं काटा। तो जनाब लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स का रेट ना ये 5 लाख से 10-12 लाख रुपए पर एनम वाले एम्प्लॉइज के लिए टैक्स का एवरेज रेट 1%, 2% से लेकर 8% के बीच में होता है। कैसे होता है आइए देखें। मैंने करंट ईयर डाल दिया जी 22-23, इंडिविजुअल है, मेल है, रेजिडेंट है, 10 लाख की इनकम है। इस 10 लाख की इनकम के ऊपर मैंने 80C और 80D पूरा ले लिया। इसके अलावा और बहुत सारी डिडक्शन है, मैंने फिलहाल वो नहीं ली, वो ले ले तो और टैक्स कम हो जाएगा। सिर्फ 2 बेसिक चीजें ली तो ज्यादातर पब्लिक लेती है। 25,000 का मैंने मेडिक्लेम ले लिया, पेरेंट्स का नहीं लिया, अभी वो उसके अलावा है। तो मैंने सिर्फ ये 2 डिडक्शंस भी ले ली, ट्यूशन फीस वगैरह मिला के ये हो ही जाता है लोगों का। 8-25 टैक्सेबल इनकम बची जिसके ऊपर टैक्स सर 80,000 रहा। तो 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख क्या बैठा? सिर्फ 8%। ये तब है जब बंदे ने डिडक्शन बहुत कम लिए हैं। अब मान लीजिए ये बंदा एचआरए में भी जाता है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि ठीक है जी वो उसका अपना घर नहीं है, उसने घर किराए पे ले रखा है। और लेट अस से एचआरए और स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ और अलाउंसेस के बाद हाउस रेंट, हाउस उसने या फिर उसने दूसरी सिचुएशन है जिसमें उसका इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन है, ये सब जेन्युइन डिडक्शंस है, सभी की होती है, बहुतों की होती है। तो मेरी 10 लाख की इनकम में से टैक्सेबल इनकम 7 लाख बनी। तो इस 7 लाख के अंदर से अगर मैं सेविंग्स करके देखूंगा तो 5,25,000 रह गया। और 5,25,000 का क्या मतलब है? टैक्स हो गया सिर्फ 18,000। तो 18,000 डिवाइड बाय 10 लाख क्या रह गया? 1.8%। सर कितना रह गया? सिर्फ 1% इनकम टैक्स, सिर्फ 1% इनकम टैक्स है सर। 10 लाख यानी कि 80 और 85,000 रुपए महीने की इनकम वाले को सिर्फ 1% इनकम टैक्स देना है। और अगर मान लीजिए उसने थोड़ी सी और सेविंग्स कुछ कर रखी हो, नेशनल पेंशन प्लान में फॉर एग्जांपल वो अपने को ले लेता है जो जिसका अगेन 50,000 का बेनिफिट है, तो ये इनकम सर 5 लाख से नीचे आ जाएगी। और 5 लाख से नीचे आने का मतलब 1 रुपया भी नीचे आ गए 5 लाख से तो 5 लाख तक की इनकम का सारा इनकम टैक्स माफ एज ए इंडिविजुअल, तो 0% टैक्स। तो सर जो काम करने लॉजिकल काम करो ना, नेशनल पेंशन स्कीम में सब लोगों को रजिस्टर करवा दो, अप्रोप्रिएट मेडिक्लेम सब लोग कर ले, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये जो फैंसी फैंसी अलाउंसेस हैं वो बहुत फायदे की हैं, बट फायदा किसके लिए है? आप अब तक थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, आगे अभी देखते जाना। अगला एरिया आते हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, ये होते हैं फूड कूपन्स। डिफरेंट कंपनीज के फूड कूपन चलते हैं, जरूरी नहीं है इन 2 कंपनीज के। आप अपने बाजू वाली अपनी अपनी अगर आपका ऑफिस किसी मॉल में है, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है, वहां बाजू में जो एक रेस्टोरेंट है, एक समोसे की दुकान का कूपन भी बना सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। समोसे की दुकान से भी आप कूपन ले सकते हैं कि भैया जाओ अपने आप अपने समोसे खाओ, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो लेट अस से आपका जो एम्प्लॉय हैं उनको आप स्कीम देना चाहते हैं कि सर हम आपको ना सोडेक्सो के कूपन देंगे, हम आपको टिकट रेस्टोरेंट के कूपन देंगे। कितने देंगे? एक पर्टिकुलर वैल्यू हर एम्प्लॉय के लिए फिक्स कर ली। तो आइए देखें इसमें इनकम टैक्स क्या कहता है। तो इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट कहती है यस, अगर आप फूड कूपन दे रहे हो तो ऑफिस आवर्स के अंदर जो भी खाना खाएंगे, ऑफिस आवर्स के बाद अलाउड नहीं है सर, ये भी बड़ा क्लियर है। टेक्निकली अगर आपके ऑफिस आवर्स डे शिफ्ट के हैं तो डे शिफ्ट का ही मील आपको अलाउड होना चाहिए। और कंपनी कहती है जी मेरे यहाँ कैंटीन नहीं है, बाजू वाले रेस्टोरेंट में जाके खा लो, है ना। मतलब आपका ऑफिस एक मॉल में है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है, साइबर सिटी में है, नीचे रेस्टोरेंट है, वहां पे जाके खाना खा लो। तो 50 रुपए मील तक के वाउचर सर 100% टैक्स फ्री है। तो इसका बेनिफिट क्यों नहीं लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। पहले 35 रुपए था, आजकल 50 रुपए है। और ये 2001 की रेगुलेशन है, देखो जी 20 साल हो गए, 50 रुपए के अब 250 हो जाने चाहिए थे, बट फिलहाल नहीं किए गवर्नमेंट ने। ये नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर है, सिर्फ मील्स के लिए यूज हो सकते हैं, सिर्फ ईटरी रेस्टोरेंट या कैफे के ऊपर ही अलाउड होने चाहिए। उस कूपन पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, ये नहीं जी घर का राशन इससे आ रहा है। तो आप कोई भी चाय, पानी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इससे ले सकते हैं, खाने का सामान ले सकते हैं। और ये इससे ऊपर अगर आप मान लीजिए कूपन देते हैं तो सर वो तो आपको उस पर टैक्स देना होगा।
है ना। मतलब मैं कहता हूँ जी इसे तो बड़ा कम है, मेरे को तो 500 रुपए पर मील वाउचर मिलता है या 300 रुपए मिलता है, तो जो 50 रुपए माइनस करके बचा हुआ अमाउंट है 450 का या 200-250 का, उस पर आपको नॉर्मल इनकम टैक्स देना होगा। फिर सर्कुलर फर्दर क्या बोलता है कि भाई टैक्स सेविंग भी देख लो। ये टैक्स सेविंग की कैलकुलेशन आप खुद ही समझ सकते हैं कि 1200 रुपए हैं और आप 1% वाले स्लैब में आ रहे हो। 1% मैंने अभी आपको दिखाया था ना, 10 लाख वाला जो एम्प्लॉई है 80-90 हजार रुपए महीना कमाने वाला, उस 80 हजार रुपए महीने वाले एम्प्लॉई को नॉर्मल कोर्स में टैक्स देना पड़ता है 1%, 1.8%, 2%। तो 1% टैक्स अगर बच रहा है 1200 रुपए के ऊपर, 12 रुपए महीने का फायदा हो रहा है सर। कितने रुपए का? 12 रुपए महीने का। यानी कि अगर 25 वर्किंग डे है तो 50 पैसे रोज का फायदा है सर। तो इसलिए यह कूपन जरूर ले, ताकि इससे 50 पैसे रोज का आपको और फायदा हो जाए पर एम्प्लॉय। सर ये 50-50 पैसे करके ही बहुत सारे अमाउंट बन जाएगा। तो ये कूपन भी अपने को जरूर करने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत फायदा होगा। और अगर आपके मान लीजिए 30-40-50 लाख रुपए साल वाले एम्प्लॉइज हैं, उनका तो टैक्स स्लैब भी सर 1% नहीं, उनका 31% बैठता है मार्जिनल रेट पे, तो उनका 400 रुपए महीने का फायदा हो जाएगा। इसको सर मजाक समझो या सीरियस समझो, जो है लॉ है, फैक्ट है सामने आपके। बट फिर एक अगेन क्वेश्चन मार्क आता है, सर हम अकाउंट्स वाले हैं तो अकाउंट्स की भाषा समझेंगे, अकाउंट्स वालों का दर्द भी समझेंगे, तो ये हिसाब किताब कौन करेगा? कूपन लेना, कूपन देना, कूपन इशू कराना, कूपन वाली कंपनी का टीडीएस काटना, उसको पेमेंट देना, फिर मतलब बैठना हर महीने, भाई साहब कूपन ले जाओ, कूपन ले जाओ, कूपन ले जाओ, आपने कूपन नहीं लिया कूपन ले जाओ। कोई इंप्लॉय कहेगा सर मेरे कूपन खो गए, रिप्लेसमेंट कूपन दे दो। फर्जी कूपन, कूपन के अगेंस्ट आपने आटा दाल तो नहीं खरीद ली, आपने कुछ और तो नहीं कर लिया जो कि अलाउड नहीं है। तो इस सब को मैनेज करना, तो ये 50 पैसे रोज के फायदा लेने के लिए इतने सारे कूपन का हिसाब किताब कौन करेगा? अगेन सर अकाउंट डिपार्टमेंट में एक बंदा और रख लेना, क्योंकि ये कूपन तो सबको लेने का हक है, सिर्फ सीनियर्स को दोगे, A to Z सबको देना चाहिए आपको। तो कंपनी का कितना खर्चा बढ़ेगा और इससे कितना टैक्स बचेगा वो आप अपने आप देख लेना, और इसका हिसाब किताब कैसे करोगे मुझे नहीं पता। और अगर आपकी कंपनी में ये सब चलता है तो आप कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट इसके लिए खर्च रहे हो वो भाई साहब अपने आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं सर, बुक्स एंड पीरियोडिकल अलाउंस। ये भी एक बड़ी गजब चीज है सर, बुक्स एंड पीरियोडिकल अलाउंस, ये भी एक आपका हक है, आपको जरूर यूज करना चाहिए, बहुत फायदे की चीज है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी गजब चीज दिखाता हूं। आप ये जो सामने इंग्लिश लिखी है इसको गूगल खुद ही सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा किस वेबसाइट पे लिखा है। यहाँ पे देखिए एक बंदा अपना खुद ही, एक कुशाग्र साहब हैं जो एक वेबसाइट पे अपने फोरम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं सर मुझे 3000 रुपए महीने का रीइंबर्समेंट मिलता है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स का, अब मुझे बताओ कि क्या ये मेरे हाथ में टैक्सेबल है, क्या मुझे इसके बिल देने हैं? अगर मैं न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ लेता हूं वो सब मिल जाएगा क्या? अगर मैंने बिल नहीं दी है तो क्या मेरे को इस पर टैक्स लगा देंगे वो? तो आंसर देने वाला देखिए क्या बोलता है, वो कहता है सर अगर रीइंबर्समेंट है तो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा, एंड अगर अमाउंट आपका लेस आपने खर्च किया है तो बचे हुए पे टैक्स होगा और आपको बिल जरूर देने पड़ेंगे। देखिए सामने वाला फिर क्या जवाब देता है, वो कहता है सर बट मेरे को जो अमाउंट मिल रहा है, देखिए क्या लिखा है, बट द अमाउंट रिसीव्ड बाय मी इज अ पार्ट ऑफ माय सैलरी ऑन अ मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव वेदर मैं बिल दूं या नहीं दूं। फिर भी टैक्स लगेगा क्या? देखिए जब एक एम्प्लॉई एक पोर्टल पे जाके यही बात बोल सकता है तो टीडीएस सर्वे टीम को भी यही बोलेगा, सर मुझे कुछ नहीं पता, ये तो मेरे सैलरी पैकेज का हिस्सा है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देख लो, हर महीने 3000 रुपए 2000 रुपए मेरे को बुक्स एंड पीरियोडिकल्स के मिलते हैं, फिक्स अलाउंस है सर, चाहे मैंने खर्चा किया नहीं किया मेरा टैक्स क्यों लगेगा, कंपनी वाले देंगे मैं क्यों दूं? बात आई समझ में? अकाउंट वालों एक चीज और बता दो, सारे एम्प्लॉइज से आपको ये जो बुक्स और पीरियोडिकल्स के बिलों की कॉपी लेनी है ये कौन ला के देगा? आप लाओगे? एक एम्प्लॉई रख लेना सर जो सारे एम्प्लॉइज को हर रोज फोन करता रहे कि सर आपका वो न्यूज़पेपर की पर्ची आ गई सर। एलआईसी की पर्ची तो टाइम पे दे देते हैं सारे लोग, तो अब एलआईसी की पर्ची तो साल में एक बार मांगते हो, अब ये न्यूज़पेपर की पर्ची साल में 12 बार मांगनी है, आपने पूरी करनी है, नहीं तो टीडीएस लग जाएगा। और टीडीएस कौन देगा? एम्प्लॉय नहीं देगा सर, आप दोगे, देख लेना सर। तो सर ये जो फॉलोअप का काम है बहुत बढ़ने वाला है, अगर आप इस स्कीम के अंदर जाते हो जरूर जाओ, बेशक जाओ, बिल्कुल जाओ। इस बहाने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास सब लोगों से बातचीत चलते रहती है ना, बिजी रहते हैं हम सब लोग। तो 80C 80D का फॉलोअप के अलावा आप इसका भी फॉलोअप रेगुलरली कर सकते हैं। बाकी ये भी सोच लेना कि लोग अगर आपसे कहते हैं सर बुक्स और पीरियोडिकल्स तो अब हम मंगवाते हैं नहीं, हम तो अब यूट्यूब देखते हैं, अब तो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं,
तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की परमिशन मिल जाएगी सर, उसकी पेमेंट का रिइंबर्समेंट दे दोगे आप? तो सर इसके बारे में तो अभी लॉ ने कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है, ये आप अपने आप सोच लेना कि उसका आप क्या करने वाले हो। बट हाँ जनाब, ये थोड़ा सा ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन अकाउंट्स वालों के लिए और एम्प्लॉइज के लिए होने वाली है। सर एक और एक इंटरेस्टिंग अलाउंस है, इसके बारे में लॉ में बकायदा प्रेस्क्राइब कर रखा है, एलटीए, लीव ट्रेवल अलाउंस। तो लीव ट्रेवल अलाउंस में कुछ बकायदा रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, तो इसके लिए भी एक अच्छी खासी मेहनत करनी होती है। आप बिल्कुल बेशक एलटीए में जरूर मेहनत करिए, एलटीए को जरूर इंप्लीमेंट करिए अपनी अपनी कंपनीज में, और कुछ चीजों को ध्यान रखिए कि भाई एक्सपेंसेस मेड ऑन शॉपिंग इज नॉट अलाउड, अच्छा, फूड भी नॉट अलाउड, अच्छा, होटल भी नॉट अलाउड, अच्छा। तो हॉलिडे में होता क्या है? हॉलिडे में शॉपिंग होती है, खाना खाता है, होटल होता है, और क्या होता है जी? रास्ता होता है ना सर। अच्छा, तो सर फुल फॉर्म क्या है एलटीए का? लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस कि भाई आप अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको पैसा कंपनी दे रही है, 4 साल में सिर्फ 2 बार, 4 साल में सिर्फ 2 बार आप जाएं और उसको आप गवर्नमेंट से टैक्स फ्री कैटेगरी में ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल इसमें अलाउ नहीं होएगा जनाब, गाड़ी से जाना भी अलाउड नहीं होगा जनाब आमतौर पे, क्योंकि रेलवे, एयर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अलाउड होता है या उसके इक्विवेलेंट अलाउड होता है। तो वो सारी कैलकुलेशन करना सर आपका काम होएगा, आप देख लीजिएगा। 4 साल में 2 बार करना होगा। अगर ये हिसाब किताब आप कर सकते हैं, ऑडिट करवा सकते हैं, प्लीज गो एड, 100% गो एड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कानून में 10-20 साल से अलाउंस है, बट अगेन बड़ा लिमिटेड अमाउंट मिलता है, क्योंकि एरोप्लेन के टिकट रहे कितने के गए हैं, है ना? रेलवे के टिकट कितने के रह गए हैं? बहुत कम रह गए। तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा और उसके वाउचर्स को कैसे हिसाब किताब संभालोगे, ब्लॉक ऑफ ईयर, रोलिंग बेसिस, और हर एम्प्लॉय का ब्लॉक अलग चल रहा होगा। आपके पास 500 एम्प्लॉयज हैं या 100 एम्प्लॉयज हैं, हर एक का सेपरेटली ब्लॉक आप संभालोगे, उसकी डायरीज कौन मेंटेन करेगा, उसके लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर खरीदोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा। सर 11वां हिस्सा, 11वां इंटरेस्टिंग अलाउंस है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस यानी कि भाई साहब मैं कोट पैंट टाई, मेरी कंपनी का यूनिफॉर्म है, मैं वो पहनता हूं, उसके लिए अलाउंस है। कितना अलाउंस है भाई साहब? 10,000 रुपए महीने का, 5,000 रुपए महीने, 3,000 रुपए महीने का। अच्छा जी, सेक्शन 10(14) क्या कहता है? एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट जो स्पेसिफिकली मिल रहा है आपको, wholly, necessarily and exclusively for the performance of duties to the extent it is actually incurred, वो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो आपको अपने ऑफिस में, आपका बॉम्बे में, गुड़गांव में, दिल्ली में आपका एक प्यारा सा ऑफिस है, उसमें आप प्यारी सी ड्रेस पहन के जाते हो, आपकी साड़ी, सूट, जो भी आप पहन के जाते हो, तो क्या वो होली ओनली फॉर ऑफिस यूज है? वो साड़ी आप बाहर कहीं नहीं पहनोगे, वो सूट आप बाहर कहीं नहीं पहनोगे। एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर ऑफिस, नेसेसरली ओनली फॉर ऑफिस। नेसेसरी जैसे कि पुलिस है, पुलिस अपनी यूनिफॉर्म डोमेस्टिकली नहीं पहन सकती, मिलिट्री वाले, नर्स, फायरमैन, तो एक वेल्डिंग वाला, तो वो जो यूनिफॉर्म है जो वेल्डिंग के लिए उसे पहननी है, या जो नर्स, उसको पहन के भैया आपने कहीं नहीं जाना, करेक्ट? तो नर्स, पुलिस, मिलिट्री, इनको तो यूनिफॉर्म कहते हैं जो होली, नेसेसरली और एक्सक्लूसिवली होती है। बट जो आपकी ऑफिस ड्रेस है उसको क्या आप नेसेसरी भी कह सकते हो कि वो ऑफिस के लिए, काम के लिए नेसेसरी है? बट आप देख लीजिएगा ये कितने नेसेसरी हैं, तो इसमें आप कितना अलाउंस आप दे पाओगे और कितना वो होली ओनली फॉर ऑफिस है, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर ऑफिस है। तो यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर थोड़ी सी, और अगेन उसके वाउचर्स संभलवाना, भैया मैंने कपड़े डीसी कराए, डीसी की पर्ची लेके आओ, कपड़े खरीदे, मुन्नू के कपड़े खरीदे, भैया मुन्नू चुन्नू के कपड़े नहीं चलेंगे, आपकी बात हो रही है। क्योंकि आपके बच्चों के जो कपड़े हैं जनाब, बच्चों के जो कपड़े हैं वो भाई साहब इसमें एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो बच्चों के कपड़े नॉट अलाउड, फैमिली कपड़े नॉट अलाउड। आप ऑफिस में काम करती हैं, आपने अपने हस्बैंड के लिए कपड़े खरीदे, सॉरी, वो यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों, अब आपको चेक करना होगा कि जो कपड़े लिए उसकी फोटो मंगानी होगी, कपड़ों की फोटो दिखाओ, वो कपड़े क्या पार्टी वियर है या ये ऑफिस वियर है। तो मतलब ये एक नया एरिया होगा। ये देखिए कितनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। कल को हो सकता है इसका भी एक ऑडिट सर्टिफिकेट मांगा जाए कि सबने जो यूनिफॉर्म के अलाउंस की पर्चियां दी हैं, क्या उससे यूनिफॉर्म आई थी या क्या आया था। मतलब इट्स अपॉर्चुनिटी जनाब। इसी तरह से एजुकेशन अलाउंस है। अब एजुकेशन अलाउंस का क्या लॉ है?
ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तो भाई साहब सबको मिलती है, अगर आप ओल्ड रेजाइम में बात कर रहे हो, न्यू रेजाइम में अलग बात है। तो एजुकेशन अलाउंस कितनी है सर? एजुकेशन अलाउंस है 200 रुपए महीना। सर 200 रुपए महीने में कहाँ ट्यूशन मिलती है, कौन सी स्कूल चलता है? और 200 रुपए महीने में अगर आप 10% स्लैब में तो 20 रुपए महीने का फायदा होने वाला है आपको, और अगर आप 1% स्लैब में हो तो 2 रुपए महीने का आपको फायदा होने वाला है एजुकेशन अलाउंस से। हिसाब किताब किसने रखना होगा? भाई साहब अकाउंट्स वाले रखेंगे। वो आपको फोन करेंगे, सर एजुकेशन की पर्ची दे दो। व्हीकल रिपेयर, सर ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चीज है, व्हीकल रिपेयर की पर्चियां भी आप ऑफिस में दे दें। अगर वो आपको कंपनी देना चाहती है तो जरूर दे, अगर कंपनी का व्हीकल है, कंपनी की रिपेयर है, भैया बिल्कुल दो। बट अगर वो आपका सैलरी का हिस्सा है, करवानी आपको खुद है, उसकी पर्चियां आपने देनी है, तो वो इतने हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज की पेट्रोल की पर्ची, रिपेयर की पर्ची, इंश्योरेंस की पर्ची, उसको संभलवाना, उसका हिसाब किताब करना, पहले वाउचर कम है क्या? वो 100 एम्प्लॉइज इंटू महीने के 10-10 वाउचर, तो 1000 वाउचर साल के 12,000 वाउचर की एंट्री और उनका हिसाब, और किस एम्प्लॉय ने कितनी पर्चियां नहीं दी उसका हिसाब कौन रखेगा जनाब? अच्छा खासा काम हो गया ये तो। बट ठीक है, मतलब लीगली अलाउड है, बट आप जनाब देख लें एज अ एम्प्लॉयर, आपको क्या लगता है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर लेगा ये काम? आप तो नहीं फंसोगे, आप सेफ हो ना? देख लेना जरा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा सर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है भैया? व्यूज है सबके अपने अपने, किसी का व्यू पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, कोई रिस्क एवर्स होता है, कोई रिस्की होता है। तो जो फायदे हैं वो फायदे हैं, हर कंपनी का अपना व्यू है। तो मैंने आपको एक बहुत सारे जो पॉपुलर अलाउंसेस हैं उनके बारे में एक विवेचना दी। मैंने एम्प्लॉय की दृष्टि से बात करी, भाई एम्प्लॉय को बहुत सारा टैक्स जो लगता है, टैक्स की परसेंटेज क्या है अभी हमने डिस्कस करी, तो वो टैक्स उसका जितना बचवा सकते हो जरूर बचाओ, लॉजिकली करो, फेयर चलो। और अगर आपको एम्प्लॉयर का भी ध्यान रखना है तो एम्प्लॉयर को भी ये वीडियो दिखाओ, वो भी कहो भैया तो इन चीजों का ध्यान रख लेना, उसके बाद हमें जो अलाउंस देना जरूर दो। तो अपना रिस्क, अपनी परसेप्शन हर एक को खुद देखनी होगी, अपना डिसीजन हर एक को खुद लेना होगा। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको प्रॉपर अपना डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आप भी सेफ रहें, आपकी कंपनी भी सेफ रहे। थैंक यू।